हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। और हम कर रहे हैं सीयू क्यूपी 06 का पेपर, जिसमें आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 आपने देखा होगा, जिसमें कि 1 to 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस करा। अब बारी है 26 से 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करने की। चलिए शुरू करते हैं। सवाल दे रखा है, द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज Yes, magnetic flux is linked with its changes depends upon linked with its changes depends upon किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हम बाई फॉर्मूला जाएं, इंड्यूस्ड ईएमएफ का पूरा फॉर्मूला देखें तो टोटल चार्ज हमारा क्यू है और किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स हमें दे रखा है। तो दैट विद इट चेंजेस इज गिवन बाय फैराडेज लॉ। फैराडेज के नियम द्वारा अगर हम जाएं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा E इज इक्वल्स टू -N d∅/dt, राइट। जहां पे I अगर हमारा करंट है तो I इज इक्वल्स टू E/R हो जाएगा। R इज रेजिस्टेंस, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, जितना बार नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे जितना हमने नंबर ऑफ टर्न्स यूज कर रखा है। क्यू हमारा टोटल चार्ज है, इंटीग्रल करेंगे तो हमें पता चलेगा क्यू इनिशियल, क्यू फाइ मतलब फाइ इनिशियल, उसके बाद फाइनल माइनस करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिल जाएगा। बेसिकली इट चेंजेस विद व्हाट? इट चेंजेस विद मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों जिसको कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जहां पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सॉरी माफ करना, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मेरा, कि मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, सॉरी, of diamagnetic material is very small as well as negative. माफ करना, xm is measure of how much material will become magnetized. कितना मटेरियल, ठीक है, कितना मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज्ड हो रहा है आफ्टर, कितना मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज्ड हो रहा है आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके, इसीलिए मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इसका नेगेटिव हो जाएगा। और स्मॉल क्योंकि वीक होता है, ये काफी वीक होता है, इसमें जब भी इफेक्ट जो होगा बहुत ही वीक होगा तो वैल्यू बहुत ही छोटी और नेगेटिव में रहेगी। ऑल राइट, तो सूक्ष्म और धनात्मक। नाउ लेंजेस लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ। लेंज लॉ क्या कहता था? अब कहोगे कि ये इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, तो हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। लेंज लॉ हमें क्या बोल रहा है कि स्टेट दैट द डायरेक्शन, लिख रही हूं ध्यान देना, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, direction of induced current in a conductor is such that it opposes the change in magnetic flux, ठीक है, that it is produced this opposite ensures the energy required to induce current। इसमें बार बार एनर्जी के बारे में बात होगी, वर्क डन के रिस्पेक्ट में बात होगी, जिसकी वजह से दिस इज अ कंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी का यहाँ पे इंड्यूस होना, फिर करंट का वर्क डन होना, तो बार बार एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ पे होते रहेगा। सो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऊर्जा। अब बारी आती है अगले सवाल की, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दोलन ऑफ चार्ज इन द सर्किट कंटेनिंग इंड्यूस्ड कैपेसिटेंस आईसी सर्किट के बारे में बात हो रही है कि इंड्यूस्ड करंट वाले सर्किट, जहां जब आप एसी पढ़ते हो, एसी कहें तो
AC ऑल्टरनेटिंग करंट, जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं तो आपको वहां पे इंड्यूस्ड कई सारे टाइप के सर्किट मिलते हैं, जहाँ पे LR सर्किट, LCR सर्किट, इस तरीके की सारे सर्किट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे सर्किट्स जो हैं अलग अलग फॉर्मूलाज पे काम करते हैं, उनमें ऑसिलेशन, चार्ज ऑसिलेशन के बारे में भी बात होती है। तो ये चार्ज ऑसिलेशन इंड्यूस्ड कैपेसिटेंस वाले जो हमारा सर्किट है उसमें क्या होगा, तो T इज, अगर हम टाइम पीरियड को T लगा लें तो LC, ठीक है, LC सर्किट है ये, IC नहीं सॉरी, LC सर्किट है ये, जिसमें T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर LC। डायरेक्ट आंसर होगा जो थॉमसन्स फॉर्मूला कहता है। दिस इज थॉमसन्स फॉर्मूला, थॉमसन्स फॉर्मूला, राइट, 2 पाई LC, ठीक है। तो हमारा सॉरी 2 पाई रूट ओवर LC, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, ठीक है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो 1/2 पाई रूट अंडर LC। अब देखो दोनों ऑप्शन दे रखा है, ये भी ये, तो ये दोनों तो ऑप्शन आउट हो गया हमारा, 1 और 2 दोनों दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, पीरियड पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा है। इसी वजह से ऑप्शन 4 2 पाई LC सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, उनके एनर्जी के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो उनका इस्तेमाल क्या होगा, अंदर पेनिट्रेशन के लिए होगा। अब इस पेनिट्रेशन में जो उनकी एनर्जी होगी, उस एनर्जी के आधार पे हमें इन वेव्स को लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होगा माइक्रोवेव्स, देन वी विल हैव इंफ्रारेड, देन होगा अल्ट्रावायलेट रेज, एंड देन एक्स रेज। इंक्रीजिंग सबसे ज्यादा कौन इंक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा हमारा पेनिट्रेटिंग होगा एक्स रेज। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच म्यू, और म्यू को अगर हम तोड़ दें तो HC/लैम्डा, और लैम्डा हो गया हमारा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जिसका कम रहेगा एनर्जी उसकी ज्यादा रहेगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में पता चल जाएगा हमें। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो C, D, B, A, ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सवाल हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विद द मिनिमम स्पीड। अब स्पीड हमें दे रखा है, रिलेटिव परमेबिलिटी भी दे रखा है मीडियम का, कि कितना मीडियम का रिलेटिव परमेबिलिटी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें निकालना है। रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए V इज इक्वल्स टू डायरेक्ट फॉर्मूला C/ER इंटू म्यू आर। तो C हमें पता ही है कि V हमें दे रखा है, और C हमें पहले से पता होता है, स्पीड ऑफ लाइट हमारा होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। V हमें दे रखा है 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों चीजें दे रखा है। अब ये है हमारा μR इंटू म्यू आर, ये दे रखा है। अब इसको जैसे ही हम क्रिस क्रॉस करके सॉल्व करेंगे, μR की वैल्यू 1 हो रखी है, और ER हमें निकालना है। ठीक है, तो ER रिलेटिव परमिटिविटी है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा, दैट इज 2.25, दैट इज ऑप्शन 3। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यंग्स डबल स्लिट मॉडल से सवाल दे रखा है। अब ये आ गया हमारा ऑप्टिक्स, जिसमें कि आया वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से हमें सवाल दे रखा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स आर हाफ। सेपरेशन को, जो D की वैल्यू है उसको हमने D/2 कर दिया, और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज डबल्ड। उसको हमने डिस्टेंस को क्या किया, डबल कर दिया। ये लेट से 2D कर दिया, एक को D/2 एक को D/2D कर दिया। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं, और बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन D अपॉन स्मॉल d। तो जिसमें कि लैम्डा तो हमारा सेम रह रहा है, ठीक है, D डैश स्मॉल d क्या हो गया, D/2 हो गया, और कैपिटल D हमारा 2D हो जा रहा है, हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया। तो लैम्डा रह गया, ये 2D कैपिटल वाला 2D हो गया, स्मॉल वाला D/2 हो गया। ये 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा डैश हमारा आ जाएगा 4 लैम्डा D डैश/D डैश। तो फोर्थ क्वाड्रुपल्ड हो रहा है यहाँ पे, क्वाड्रुपल 4 गुना बढ़ रहा है।
सो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे आप ये बिल्कुल तरीके से रख के बना सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस जितने भी दिए हुए हैं बच्चों, आपको देख करके लगेगा कि सारे चैप्टर से टच किया है, बट सारे चैप्टर से टच करने के बावजूद भी सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। In order to increase the resolving power of telescope, resolving power of telescope बढ़ाना है, मतलब कि उसका जो पावर है बढ़ाना है कि हमें तुरंत नजर आए सब कुछ। तो रिजॉल्विंग पावर आरपी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा। डी इज डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का ये डायमीटर है और डायमीटर से डायरेक्टली ये लिंक होता है, आरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही डायमीटर हम बढ़ा देंगे तो ये भी रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज कर जाएगी। तो डिक्रीज इन द डायमीटर, इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ आईपीस, आईपीस तो ये आईपीस तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। और डिक्रीज इन द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा नहीं, इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। लिस्ट द फॉलोइंग है, दे रखा क्या हमें, again phenomena terms related to it or phenomena: superposition of waves, particle nature of photon, transverse nature of waves and optical fiber। optical fiber में होता है total internal reflection। ये बिल्कुल क्लियर है, ये देखो ये दोनों ऑप्शन हमारा चला गया। अब 1 और 2 में ही हमारा सही उत्तर हमें मिल जाएगा, अगर इनमें से एक भी आपको और पता है तो हो जाएगा। तो पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन आप पढ़ते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, कि सीधे सीधे हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे फोटॉन्स का इलेक्ट्रिसिटी से लेना देना होता है। सो बी का होगा हमारा 1 फर्स्ट आंसर। तो ये किसमें दे रखा है, बी का 1 डी का 4। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर मिल गया। अब देखो जी अगला सवाल क्या कह रहा है, अरेंज करना है हमें मेटल्स को, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इनको प्लेस करना है। तो अगर आपको वर्क फंक्शन याद है तो आप ये सवाल बहुत तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वर्क फंक्शन इज द ओनली की हियर इन दिस क्वेश्चन। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from surface of a metal, उसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो जनरली जो हमारा एल्कली मेटल होगा, ग्रुप 1 है, वो तुरंत तुरंत मेटल्स है ना, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। तो जो ग्रुप 1 वाले होंगे वो तेजी से दान करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा कैल्शियम, वो दान करेगा, फिर सोडियम, फिर उसके बाद हो जाए सॉरी कैल्शियम होगा, फिर उसके बाद सोडियम होगा, फिर उसके बाद पोटेशियम एंड सीजियम। डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में हमें लगाना है। ठीक है, तो अरेंज करेंगे वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का अप्रोक्सीमेटली 2.8 के अराउंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वहीं पे अगर हम सोडियम की बात करें तो 2.36 होता है, पोटेशियम की बात करें तो 2.24 होता है, और सीजियम की बात करें तो 2.1 के अराउंड, 2 के अराउंड होता है। वो डायरेक्टली 2 के अराउंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी लगाना होता है। तो अब क्या, ऊपर से नीचे जैसे ही हम ग्रुप में बढ़ेंगे एल्कली मेटल और एल्कली मेटल में, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना और आसान हो जाता है। तो ये तेजी से इलेक्ट्रॉन सीजियम में सबसे तेजी से निकलेगा, तो सीजियम में हमें एनर्जी लगाने की आवश्यकता सबसे कम पड़ेगी, इसी वजह से सीजियम हमारा सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ए लास्ट में दिया हुआ है, दैट इज 2। तो ये हमारा 2 सही उत्तर हो गया। अगला सवाल क्या है, डीब्रूई वेवलेंथ से है कि व्हाट is the de Broglie wavelength associated with electron accelerated through the potential difference of 100 volt। 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारा दे रखा है उसमें जो वेवलेंथ होगा वो कितना होगा। तो वेवलेंथ अगर निकालने जाए तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट ओवर 2 MEeV। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला।
अब डायरेक्ट फॉर्मूला को पुट करेंगे, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यूज करें तो हम लैम्डा इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू 1.2, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजें हमारी फिक्स है ना, तो 1.226 अपॉन रूट ओवर वी, इससे हम निकाल सकते हैं। वी हमें दे रखा है 100 वोल्ट, तो 1.226 अपॉन 10 और सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आ गया 0.1226 नैनोमीटर। तो हमारा कहीं पे है 0.1226 विच इज 3 अराउंड। सो हमारा जो ऑप्शन 4 होगा, नियरली ऑप्शन 4 हमारा आ रहा है, दैट इज करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रदरफोर्ड का स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट। देखो क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स से दे रखा है कि रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें the quantity of which is zero of alpha particle at a point closest approach to the gold nucleus is the quantity which is zero of alpha particle at the point of closest approach is। तो अल्फा पार्टिकल है डिफ्लेक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। एज अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। और क्लोजेस्ट अप्रोच में जो अल्फा पार्टिकल होता है थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो जैसे ही रुका वेलोसिटी ऐसे टकराया, इससे टकरा के ऐसे आया, थोड़ी देर के लिए रुका, वेलोसिटी हो गई जीरो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच क्वांटिटी इज जीरो? तो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, क्योंकि बाकी देखो कहीं पे भी दिया नहीं। अगर वेलोसिटी देता तो हम वेलोसिटी को चुनते कि वेलोसिटी जीरो होती है। सिंस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा जीरो हो जाएगा। सो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर है। गतिज ऊर्जा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन ऑफ न्यूक्लियस इज अचीव्ड बाय बॉम्बार्डिंग इट विथ। अब कौन सा रिएक्टर है? न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें कि न्यूक्लियस को हम क्या कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने के लिए हम इनमें से किस चीज का बॉम्बार्डिंग कराते हैं? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या एक्स रेज का? तो ये बात तो क्लियर है कि एक्स रेज का नहीं कराते हैं। ऑप्शन 4 वैसे ही आउट हो गया। एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक हेवी, पहले तो ये समझो, हेवी न्यूक्लियस को, यूरेनियम 235 सबसे ज्यादा जनरली यूज करते हैं, यूरेनियम 235 को, हेवी न्यूक्लियस को हम ब्रेक डाउन करते हैं। लाइटर न्यूक्लियाई में ये टूट जाता है, लाइटर न्यूक्लियाई में ये ब्रेक डाउन होता है, कई सारे लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन होता है। तो इसमें किस चीज का बम्बार्डमेंट कराते हैं? डायरेक्टली न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं, लो एनर्जी न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराते हैं, और धीरे धीरे ये जो हेवी न्यूक्लियस है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। सो ऑप्शन 3 न्यूट्रॉन हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें कि फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो आपने देखा होगा कि इंट्रिंसिक में पी टाइप बनता है, एन टाइप बनता है। दो तरीके के हमारे एक्सट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं जिसमें कि फर्मी लेवल होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो प्योर मटेरियल का होता है। इन एन इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन बैंड जो होता है दैट इज इक्वल टू द होल्स, कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द होल्स। तो फर्मी लेवल रिप्रेजेंट with 50% probability with occupied by an electron due to, एक ऐसा सिमेट्री यहाँ पे बन जाता है कि फर्मी लेवल एग्जैक्टली मिडिल में होता है, मिडिल ऑफ द फॉरबिडन बैंड और गैप, जो ये हमारा फॉरबिडन गैप होता है इसके बीच में बिल्कुल होता है, मिड वे बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। आउटसाइड द गैप, इनसाइड द गैप बिल्कुल भी नहीं, नियर बाहर कुछ भी नहीं, रादर इट इज इन द मिड वे। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल क्या कह रहा है? फोटोवोल्टेइक डिवाइस, फोटोवोल्टेइक, फोटो लाइट और वोल्टेइक मतलब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है, फोटो मतलब कि सनलाइट को कन्वर्ट किया जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फोटोवोल्टेइक डिवाइस क्या कर रहा है? वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो दिस इज कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन अगर इलेक्ट्रिकल गुड्स पे हमें दिखाना है कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, तो इनमें से कौन सा ट्रेडमार्क हम यूज करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, कौन से सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, एफपीओ, आईएसआई, एग मार्क, या फिर हम करते हैं यूज हॉलमार्क का। तो हॉलमार्क तो जनरली सोना चांदी, जो हमारा सोना और चांदी है, गोल्ड और सिल्वर, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एग मार्क जो होता है वो एग्रीकल्चरल मार्क, शॉर्ट में ही समझने के लिए, तो एग्रीकल्चरल मार्क भी नहीं है। एफपीओ फ्रूट्स और प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए, तो ये भी नहीं होगा, ये फ्रूट से रिलेटेड होता है। ठीक है, बच गया आईएसआई। तो आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का मानक चिन्ह है, जो कि इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए ही दिया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस के अकॉर्डिंग आईएसआई यूज किया जाता है। सो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर ECCE अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो कि EECE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हमें स्टेटमेंट्स क्या दे रखे हैं, प्ले एज द बेसिस ऑफ लर्निंग, ठीक है, प्ले एज द बेसिस ऑफ, चलो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, गंदा हो गया। हाँ, प्ले एज द बेसिस ऑफ लर्निंग, हेल्थ इज प्राइमरी कंसर्न ऑफ चिल्ड्रन। तीसरा है हमारा प्राइमेसी ऑफ व्हाट, प्राइमेसी of experience rather than expertise. Then we have use of local material and arts knowledge. अब अर्ली चाइल्डहुड केयर है, ठीक है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, तो प्ले एज द बेसिस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को खेल खेल में ही हम सिखाते हैं, तो ए ऑप्शन तो हमारा सही हो गया है कि प्ले एज द बेसिस। हेल्थ, वेलबींग और हेल्दी चिल्ड्रन का हैबिट, ये भी सही हो गया, ऑप्शन बी भी। प्राइमेसी ऑफ एक्सपीरियंस रादर देन एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज लर्निंग व्यू एज द एक्टिव प्रोसेस, जिसमें कि बच्चों के एक्सपीरियंस को हम प्राइमरी मान के चलते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। और लोकल मटेरियल, आर्ट और नॉलेज, ये तो हमने देखा कि लोकल मटेरियल की वजह से जो करिकुलम है और ज्यादा सुदृढ़ होता है, कनेक्टिंग लिंक बन पाता है प्रीवियस नॉलेज और मॉडर्न लैंग्वेज के बीच में, तो ऑप्शन डी भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ABCD ये चारों ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। ऑल राइट जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से आ गया, देखो एक क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी किया था कि विटामिन ए डिफिशियंसी से क्या हो रहा है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। प्रोटीन के माल न्यूट्रिशन से क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी से अनीमिया होगा, तो अनीमिया होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर आयोडीन डिफिशियंसी है, आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। अब एक चीज यहाँ पे देखना तुम्हें बहुत ही अच्छा पता चलेगा, दैट इज कि ये आयोडीन जितना छोटा है, जितना कम है, उतना ही ये काम का है। और प्रोटीन जितना हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है और हमारी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होता है, तो स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ कम हो जाएगी। तो बी का थर्ड हो गया हमारा, ए का फर्स्ट हो गया, बी का थर्ड हो गया। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से कंजंक्टिवा ऑफ आईज, नेल्स एंड टंग, इसमें पेलनेस आ जाएगी, बहुत ही पीलापन लिए हुए रहेगा, जिसमें आयरन की कमी होती है उनमें पीलापन आ जाता है। वहीं पे अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो भ्रूण में, यही समझाना चाह रही थी मैं, भ्रूण में कंजेनाइटल एबनॉर्मैलिटीज आ जाती हैं। जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसमें कई सारी एबनॉर्मैलिटीज हो जाती हैं। तो डी का हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ये देखो डी का ऑप्शन 4 तो एक ही है, और बी का क्या है हमारा, बी का थर्ड है, तो ऑप्शन 2 दैट इज आर करेक्ट आंसर। होपफुली आपको समझ आया कि कैसे हमने आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। किस ऑर्डर में हम न्यूट्रिशनल केयर देते हैं। न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है यहाँ पे कि बच्चों को कैसे प्रोवाइड किया जाए। डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, या फिर मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग द न्यूट्रिशनल केयर आउटकम्स एंड मेकिंग चेंजेस इफ नेसेसरी, प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग,
दैट इज इंटरवेंशन टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स। तो सबसे पहले तो हम असेस करेंगे सबको, बी हमारा सबसे पहले होगा, ठीक है, असेसमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम डायग्नोसिस करेंगे कि न्यूट्रिशन की क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे कि क्या पहले देने की ज़रूरत है, क्या बाद में देने की ज़रूरत है, ताकि जो हमने असेसमेंट किया है उसके नीड्स को फुलफिल किया जा सके। और फिर लास्ट में सी मॉनिटर करेंगे कि जो चेंजेस आउटकम हम चाहते थे वो आया या नहीं। तो देखो ऑप्शन बी से शुरू होता हुआ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज थर्ड, और यही हमारा सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो टाइप ऑफ फ्रूट प्रोसेस्ड और एग्जाम्पल्स। मेडिकल फूड, आयोडाइज सॉल्ट, लैक्टोज फ्री मिल्क, केक और बिस्किट और शुगर फ्रॉम शुगर केन। फोर्टिफाइड फूड, फूड डेरिवेटिव्स और फॉर्मुलेटेड फूड। फॉर्मुलेटेड फूड कहने का मतलब है जिसको कि फॉर्मूला मिल्क हम बोल रहे हैं, या फिर बच्चों के लिए बेबी फॉर्मूलाज बनाते हैं। ये क्या है, एक फॉर्मुलेटेड टाइप ऑफ फूड है जिसको कि बनाया जाता है। नाउ ए है मेडिसिनल फूड। मेडिसिनल फूड होगा लैक्टोज फ्री मिल्क, ठीक है, जिसमें कि लैक्टोज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंट बहुत सारे लोग होते हैं, तो लैक्टोज फ्री मिल्क अगर हमने पिया दैट इज मेडिकल फूड, ठीक है। फोर्टिफाइड फूड जहां पे न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड किया है, तो आयोडाइड सॉल्ट, सॉल्ट में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हमने यूज किया है। देन फूड डेरिवेटिव, शुगर, शुगर केन से शुगर का निकालना, डिराइव कर लिया हमने, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया जो हमारे काम का था वो। एंड देन वी हैव फॉर्मुलेटेड फूड, फॉर्मुलेटेड हमने बनाया, दैट इज केक एंड बिस्किट, डी का 2, ठीक है। तो क्या क्या निकला हमारा ऑप्शन ए का थर्ड एक ही है, ऑप्शन 4 मिल गया बिल्कुल सही उत्तर। उम्मीद है ये क्लैरिटी मिली। अगला सवाल क्या है, हु प्रपोज्ड इन डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सारे कांस्टेंट और इक्वल होते हैं। इरविन चार ग्राफ का रूल कहता है ए टी सी जी का प्रपोर्शन जो है वो हमेशा ही बराबर होता है, और जिसमें कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करा था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। एक्सपोज है एंथर, बिल्कुल एंथर भी एक्सपोज है और स्टिग्मा भी एक्सपोज है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, क्लिस्ट्रोगैमस, चास्मोगैमस, जिटेनोगैमस और जीनोगैमस। तो जीनोगैमस जो होता है ये तो हमारा क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, कि या तो मेल होगा या तो फीमेल प्लांट पे है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। जिटनोगैमस में भी एक प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होता है, लेकिन एक फ्लावर जो होता है मेल होता है, एक फ्लावर जो होता है फीमेल होता है, ऐसा वाला ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों ही ऑप्शन आउट हो गया। क्लिस्टोगैमस जो होता है वो बिल्कुल बंद वाला फ्लावर है, बिल्कुल बंद रहता है, दिस इज क्लिस्टोगैमस। और चास्मोगैमस वेल एक्सपोज्ड फ्लावर है, सो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। उन्नीमल परागणी पुष्प जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमें दे रखा है एक पॉपुलेशन इंटरैक्शन से, योग का प्लांट और उसके साथ एक और कोई जानवर है जिसकी जरूरत होती है, जो दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं और लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो योगा के साथ हमें कॉम्बिनेशन में मिलता है एक मौत। वास्प भी आता है, लेकिन वास्प अंजीर के साथ आता है, फिग प्लांट के साथ आता है। तो कंफ्यूजन में मत रहना, फिग और वास्प ये दोनों भी म्यूचुअलिज्म ही फॉलो कर रहे हैं, बट इनका यहाँ पे दूसरा योका प्लांट नहीं, योका के साथ मौत आता है। सो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल टीआरएनए के बारे में दे रखा है कि इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज सेड टू बी चार्ज्ड व्हेन इट इज अटैच्ड टू इट्स रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड। रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड से ये अगर अटैच्ड रहे तो ये चार्ज्ड होता है। देयर इज अ स्पेसिफिक tRNA फॉर इनिशिएशन फॉर ट्रांसलेशन, यस दैट इज AUG, जो कि कोड करता है मिथ्योनिन को। एंड देन देयर आर डिफरेंट tRNAs फॉर स्टॉप कोडॉन्स, एग्जैक्टली देयर आर डिफरेंट tRNAs फॉर स्टॉप कोडॉन, ठीक है। स्टॉप कोडॉन के लिए हमें बिल्कुल चाहिए होता है डिफरेंट टाइप का टीआरएनए, और स्पेसिफिक टीआरएनए है जो इनिशिएशन करता है, दैट इज ट्रांसलेशन की स्पेसिफिक साइट भी है, और स्पेसिफिक कोडॉन्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको UAA, UGA और UAG बोलते हैं। ये एंटी कोडॉन है जो कि स्टॉप कोडॉन के रूप में बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, लग तो सभी सही रहे हैं, सभी सही है क्या, नहीं।
देयर आर थ्री डिफरेंट tRNAs फॉर स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे जो tRNA है उसका एज सच कोई रूल नहीं होता है। देयर इज नो tRNA विद एंटी कोडॉन। उसका तो tRNA यूएजी यूजीए का तो है ही नहीं tRNA ना कोई। तभी तो हमें पता है ना कि यहाँ पे जाकर के रुक जाना है, तो वहां पे वो रुकता है इसी वजह से। और इसको पहचानता कौन है? एक प्रोटीन फैक्टर, रिलीज प्रोटीन जो होते हैं फैक्टर्स, वो पहचानते हैं और वहां से फिर ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है। सो ऑप्शन ये जो हमारा स्टेटमेंट डी है वो गलत है। सही सही क्या स्टेटमेंट हो गया? ABC। सो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? कैटल कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज प्रेजेंट इन देयर फूड एज। सेल्यूलोज वो डाइजेस्ट क्यों कर पाते हैं? दे सिंथेसाइज एंजाइम सेल्यूलेज दैट नीड्स टू बी ब्रेक डाउन। They eat plants rich in enzyme cellulase. They have bacteria in their rumen that help in the breakdown of cellulose. And cellulose is mostly present in the plant that cattle eat. याद आया कुछ? रूमिनेंट एनिमल, जुगाली करने वाले जानवर जिससे बायोगैस बन रहा है। सो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें कि सेल्यूलोज के ब्रेकडाउन की वजह होता है उनके गट में प्रेजेंट रहने वाला बैक्टीरिया। अगला सवाल क्या कह रहा है? इंडोन्यूक्लिएज। देखो दो तरीके के न्यूक्लिएज होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज। जो एक्सोन्यूक्लिएज होता है वो स्पेसिफिक साइट पे कट करता है, और जो इंडोन्यूक्लिएज है वो भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। ठीक है, दैट इज एक्सोन्यूक्लिएज और इंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, नाउ कमिंग टू कि हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडोन्यूक्लियस कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। इंडो है ना तो विद इन डीएनए करेगा, सही हो गया। द न्यूक्लियस दैट कट डीएनए फ्रॉम एंड, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया है, ये वाला सही नहीं है। और फिर क्या है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यस गटैक, GATAAC, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो यही है गटैक। इसको याद करने का तरीका था कि गटैक एक हमारा स्पेसिफिक साइट है, पैलिंड्रोमिक साइट है जो कि कट करता है इंडोन्यूक्लियस, और ये बैक्टीरियल ओरिजिन का है। ये भी सही है कि ओरिजिन रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पहली बार बैक्टीरिया में ही, आर्की बैक्टीरिया में ही पाया गया था। ठीक है, सो ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों सही है। तो दैट इज सॉरी, स्टेटमेंट ACD सही है, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब देखो जी 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब 51 से 75 हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत सारी पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू।